बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीबन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर 12 और ओवरऑल ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर नंबर 23 के साथ कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? बोहर की थ्योरी की मदद से आप वेव नंबर ऑफ फोटोन of spectral series by बोहर थ्योरी कि हम लोग बोहर की थ्योरी की मदद से जो एनर्जी फोटोन की सूरत में खारिज होती है जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर में आता है, जस्ट लाइक दैट। फर्ज करें ये वाले जब हायर से लोअर पे आता है, देखें चाहे वो 5वां ऑर्बिट हो, नीचे वाला दूसरा हो, चाहे वो जो है वो चौथा ऑर्बिट और नीचे वाला दूसरा हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो पहला हो, जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखें ये पहला भी हो सकता है, ये 7वें से पहले ऑर्बिट पे भी इलेक्ट्रॉन वापस आ सकता है। तो हम जो एनर्जी वो वापस आने के लिए खारिज करेगा, या इसका उलट भी तो हो सकता है ना कि जब इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट पे जाता है तो वही एनर्जी वो क्या करेगा, जज़ब करेगा। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो इसका मतलब है कि एरो इधर को भी हो सकता है। तो यहां पर आप लोग इसे कह सकते हैं कि जो एनर्जी खारिज करता है या इलेक्ट्रॉन जज़ब करता है, हम उस एनर्जी के जो फोटॉन्स हैं उनकी वेव लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इन शेल्स के दरमियान एनर्जी क्या है, यानी हम पहले एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट कर लें। देन एनर्जी डिफरेंस अगर आपके पास आ जाएगा तो फिर हम वहां से कितनी एनर्जी खारिज हुई है या जज़ब हुई है, उस एनर्जी के डिफरेंस की मदद से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर वहां से फ्रीक्वेंसी जब कैलकुलेट कर लेंगे, ये आगे देखें यहाँ पे आएगा, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेशन करेंगे। ये देखें यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें एच न्यू। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें तो आप यहाँ पे वेव नंबर भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारे फॉर्मूला मतलब काम करने के लिए हमें सबसे पहले एनर्जी डिफरेंस का पता होना चाहिए। जब एनर्जी डिफरेंस पता होगा तो कितनी एनर्जी खारिज हुई है उसकी वेवलेंथ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो स्पेक्ट्रल लाइन जो पैदा होंगी, जो रेडिएशन खारिज होंगी जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो उसके वेव नंबर को भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। और ये कब होगा? जब सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन n2 ऑर्बिट, यानी ये फर्ज कर लें हायर एनर्जी ऑर्बिट है, और ये कोई सा भी नंबर हो सकता है बेटा, याद रखना। ये 7वें से पहला भी हो सकता है, यानी ये n2 7वां भी हो सकता है, n2 5वां भी हो सकता है, और लोअर एनर्जी ऑर्बिट n2 जो है, n1 जो है वो पहला भी हो सकता है और दूसरा भी। यहाँ पे n2 से मुराद हायर एनर्जी ऑर्बिट है, ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिट है, और n1 से मुराद क्या है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट है। तो अगर आप हायर एनर्जी ऑर्बिट और लोअर एनर्जी ऑर्बिट में एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपने ये तो पढ़ा हुआ है ना, E इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एम E4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। लेकिन यहां पर मैं n1 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, और फिर n2 के लिए और फिर E2 के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी यूज करूंगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैंने इनके दरमियान डिफरेंस कैलकुलेट करना है। इनके दरमियान डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ई डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस किसके इक्वल है, E2 माइनस E1 हायर एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी। अब ये माइनस करूंगा, ये E2 की एनर्जी है, ये E1 के दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये आ गया। फिर अब इनमें से जो चीज कॉमन आ सकती है, जेड स्क्वायर एम E4
Z²ME4 कॉमन आ गया, बटे के नीचे 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर x स्क्वायर कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 1/n 2 स्क्वायर माइनस के साथ, ये माइनस है, और 1/n 1 स्क्वायर ये किसके साथ बचेगा, प्लस के साथ बचेगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो यहां से आगे तरतीब जरा दे लें तो n1 प्लस वाला है इसलिए वो शुरू में आ गया, इसलिए शुरू में कोई साइन नहीं लगाते, मतलब ये प्लस का है, और ये n2 जो है वो माइनस में, तो इसलिए मैंने इसको इधर ले आया। देखो ये फॉर्मूला जो है, जो मैंने ये लिखा तीसरे स्टेप में दूसरा फॉर्मूला, वो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला है, जहां पे E1 और E2 क्या है, एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन N1 ऑर्बिट एंड N2 ऑर्बिट। N1 से मुराद लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, कोई भी हो सकता है, N2 से मुराद हायर एनर्जी ऑर्बिट यानी अगला ऑर्बिट। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। ये फार्मूला आपने देख लिया। आपको पता है हाइड्रोजन एटम के लिए Z किसके बराबर होता है, 1 के। अगले स्टेप में अगर आप देखें तो ये एनर्जी देख लेना जाउल में है, ये मैं जब इसके ये जो नंबर्स है ना ये वाले, इनके वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो जवाब हमेशा जाउल में आएगा, वो देख लीजिएगा। अब एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए Z जो है वो क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एटम के लिए 1 का स्क्वायर 1 हम पुट करें तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब यही उसने यहां पर अगर आप गौर करें तो ब्रैकेट के बाहर ये वाला जो पोर्शन है जो कांस्टेंट है m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किसके इक्वल है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट यानी मीडियम की वैक्यूम की परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू है 8.84 इंटू 10⁻⁻12। इसी तरह H is Planck's constant, इसकी क्या वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ये सारी वैल्यूज पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो जवाब किस में आएगा, जाउल में आएगा, और वो किसके इक्वल होगा 2.18 इंटू 10⁻18 जाउल। यानी ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं जो ब्रैकेट के बाहर थी उनकी जगह पे मैंने ये वैल्यूज लिखी। उसके बाद साथ ही क्या आ रहा है, पहले ऑर्बिट की एनर्जी, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी, यहाँ पे N1 जो है वो पहले ऑर्बिट यानी लोअर एनर्जी ऑर्बिट को शो करेगा, और N2 जो है वो क्या करेगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट को शो करेगा। अब आप ये सिर्फ N1 की वैल्यू पुट करेंगे और N2 की वैल्यू पुट करेंगे। अगर आप एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं सपोज सातवें और या छठे और पहले के दरमियान, तो आप क्या करेंगे, N1 की जगह पे 1 पुट कर देंगे और N2 की जगह पे क्या पुट करेंगे 6। तो आप किसी भी ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फर्क करें आप दूसरे और तीसरे के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो N1 की जगह पे क्या लिख देंगे 2 और N2 की जगह पे क्या लिख देंगे 3 हायर एनर्जी ऑर्बिट है, और जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आप एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां पर आ जाएं, ये वो इक्वेशन है, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन two orbits of the hydrogen can be calculated where N1 is lower energy level या lower level and N2 is a higher level. It is not necessary N1 and N2 are adjacent. Adjacent का मतलब है साथ साथ वाले, मतलब जैसे ये देखें adjacent का मतलब ये हम ये नहीं कह सकते दूसरा और पहला, फिर दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, चौथा और पांचवा, हम ये नहीं कह सकते। हम ये भी कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट छलांग मार के फर्ज करो पांचवें से दूसरे पे आ रहा है, फर्ज करो डायरेक्ट छलांग मार के पहले से पांचवें पे जा रहा है, तो ये एनर्जी एडजस्टेंट के लिए नहीं है। किसी भी ऑर्बिट के दरमियान हम एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट इस फॉर्मूला की मदद से कर सकते हैं। अब आपको ये चीज बताता चलूं, लास्ट में ये बात बताता चलूं जरा, देखो यहां से लेकर यहां तक फर्ज करो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी N1 से N2 की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर, तो इसने एनर्जी को क्या करना है, जज़ब करना है। अब उस एनर्जी को जज़ब करने की जो वैल्यू है ये आपने डेल्टा ई के इस फॉर्मूले से क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। अब आप एक और फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिसमें हम जो एनर्जी यहाँ पे खारिज होगी या जज़ब होगी, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम
वन ऑर्बिट टू अनदर, यानी अगर लोअर से हायर पे आएगा तो एनर्जी जज़ब करेगा, जब हायर से लोअर पे आएगा, जैसे ये था, जब हायर से लोअर पे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, खारिज करेगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहें उस एनर्जी के जो वो खारिज कर रहा है, तो उस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, एच से मुराद प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू से मुराद फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ गया, और यहाँ पर आकर एच जो है इधर आके डिवाइड हो गया। देखो इधर एच स्क्वायर पहले से था, एक एच और आ गया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, h3। अब ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 24 आ गई। अब ये जो इक्वेशन 24 है, ये आपको क्या बताती है कि हम यहाँ से रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का यूनिट क्या है, साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज। आप इसे ऐसे भी 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड। तो दिस इक्वेशन 24, ये जो 24 इक्वेशन आई है, ये आपको क्या देती है, जो फोटोन अमिट होता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आने के दौरान, या लोअर से हायर ऑर्बिट के दौरान जो फोटोन जज़ब होता है, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर। ये यहाँ पे जो बात मैंने फोटोन एमिटेड की बात की, अगर एब्जॉर्बेंस यानी जज़ब करने की बात करूंगा तो देन यहाँ पे फ्रॉम लोअर टू हायर की बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं, एनर्जी डिफरेंस दो एडजेसेंट ऑर्बिट में कम होता जा रहा है। आपने कैलकुलेट करके बताया था कि पहले ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, दूसरे में, पहले और दूसरे में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, दूसरे तीसरे में कम है, तीसरे चौथे में और कम है। एनर्जी का डिफरेंस कम है, फासला बेशक बढ़ता जा रहा है, हमें से कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पे हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो जब हायर ऑर्बिट की तरफ जाएंगे तो एनर्जी का डिफरेंस कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब आइए वेव नंबर कैलकुलेट करने, क्योंकि हम जितनी भी स्पेक्ट्रल स्टडी करते हैं किसी भी कंपाउंड की पहचान के लिए, या वो कितनी एनर्जी खारिज करता है, कितनी एनर्जी जज़ब करता है, उससे हम कंपाउंड की पहचान भी कर सकते हैं। इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी एक फिनोमिना कहते हैं, और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी फिनोमिना में हम लोग यहाँ पर जो स्पेक्ट्रल टर्न या स्पेक्ट्रल लाइन जो खारिज होती हैं या जज़ब होती हैं, उनकी वेव नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है। वो क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी न्यू बार। अब ये कैसे आया, आपने ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले दिन बताया था, अगर आप वो बैक जाएं तो मैं आपको वहां से बैक निकाल के भी शो कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। ये देखें, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा मैट्रिक में। v से मुराद वेलोसिटी, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को किससे ज़ाहिर करेंगे, c से, फ्रीक्वेंसी को किससे ज़ाहिर करेंगे, न्यू से, ठीक है, और लैम्डा वेवलेंथ होगी। अब इसको इधर लाके डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सी ओवर लैम्डा। अब सी ओवर लैम्डा में 1 ओवर लैम्डा को सेपरेट कर लिया, सी को सेपरेट कर लिया, और आपने वेव नंबर की डेफिनेशन में ये भी पढ़ा था कि 1 ओवर लैम्डा किसके इक्वल होता है, वेव नंबर के। तो यहाँ पर वही न्यू यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी वेव नंबर, ये न्यू नहीं है बल्कि ये क्या होगा, v इज इक्वल टू v है, एक दफा देख लें, हाँ जी v सी है, बिल्कुल ठीक है। ये v को तो आपने सी कह दिया ना, ये न्यू है, न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी न्यू बार। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी आपने क्वेश्चन नंबर 24 में कैलकुलेट किया। अब इस फॉर्मूले की जगह पे, इस न्यू की जगह पे क्या पुट कर देंगे, सी न्यू बार। सी न्यू बार से मुराद क्या है कि यहाँ पर हम वेव नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे। देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा कुछ ऐसे किया, इधर डिवाइड कर दिया। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला पोर्शन है ये सारे कांस्टेंट है, और आपको इनके वैल्यूज अभी मैंने रिपीट किया, मैं फिर से बता देता हूँ। एम मैस 9.1 इंटू 10⁻31, चार्ज 1602 इंटू 10⁻19 कूलम, एप्सिलॉन नॉट 8.84 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर, और ये वाला है 86.626 इंटू 10⁻34, और सी स्पीड ऑफ लाइट जो किसके इक्वल है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारी वैल्यूज को पुट करके
एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रिडबर्ग। रिडबर्ग ने जब ये सारी वैल्यूज z इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद ये सारी वैल्यूज पुट की, तो आपके पास ये वाला जवाब आया 1.09678 इंटू 10⁻⁷, और इसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि रिडबर्ग कांस्टेंट की क्या ये वैल्यू है। तो ये जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो यूनिट आखिर में क्या बचेगी, पर मीटर। पर मीटर किसकी यूनिट होती है, वेव नंबर की। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन 26 आया है, यहां से हम वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने आपको यहां तक ही रखना है, फिर 15 मिनट का लेक्चर हो गया, बस इसको यहीं तक ही याद कर लें। आज नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में एनर्जी जो वेव नंबर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में किसी में भी ऑर्बिट में आता है। तो यहाँ पर हम लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज के वेव नंबर कैलकुलेट करने के तरीका सीखेंगे, जो वहां पे टेबल बना हुआ था। देखें इस बुक में आपके पास टेबल था, पिछले पेज पे देख चले जाएं, जल्दी से चला जाता हूँ। ये देखें, ये टेबल था। इस टेबल में आपने ये क्या किया था, वेव नंबर कैलकुलेट किए थे। ठीक है, तो ये वेव नंबर कैलकुलेट, लेमन सीरीज में ये वाले जितने भी वेव नंबर्स हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूलाज हैं, ठीक है, सॉरी ये वाले लेमन सीरीज में ये वाले, और इसका फार्मूला अभी आपने किया। यहाँ से हम वैल्यूज जस्ट पुट करेंगे कि लेमन सीरीज में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से किधर आता है, लोअर ऑर्बिट में, तो इसका मतलब है कि n1 लोअर ऑर्बिट तो फिक्स हो गया 1। अब n2 जो है 6 भी पुट कर सकते हैं, 7 भी पुट कर सकते हैं, 8 भी पुट कर सकते हैं, 9 भी पुट कर सकते हैं, और इवन 1 भी पुट कर सकते हैं। चलें आप नीचे से ऊपर जाएं, 1 2 3, यानी n2 की जगह पे 2 3 4 ये भी पुट करते हैं, और n1 तो फिक्स हो गया लेमन सीरीज में। लेकिन बाल्मर सीरीज में क्या होगा, फिर n1 जो है वो 2 पुट करेंगे, ये फिक्स हो जाएगा, और n2 3 भी पुट कर सकते हैं, 4 भी पुट कर सकते हैं, 5 भी पुट कर सकते हैं, 6 भी पुट कर सकते हैं, और इस तरह इनफिनिट भी पुट कर सकते हैं। इनफिनिट मतलब न्यूक्लियस के असर से बाहर। तो देन आप वहां पे वेव नंबर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेव नंबर्स कैलकुलेट करने का कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फार्मूलाज में जस्ट आपने क्या पुट करना है, n1 और n2 की वैल्यूज पुट करनी है। चलें मैं आपको ये कर देता हूँ, वेव नंबर डिफेक्टिव और मॉडल हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, और उसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है वो भी हम कर लेंगे, वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर, वो भी हम बाद में कर लेंगे। देखिए जरा, n1 n1 जो है आपने 1 पुट किया लेमन सीरीज में। लेमन सीरीज में क्या होता है, हायर ऑर्बिट से पहले पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा था, ट्रांजिट मतलब वापस आ रहा था। तो देखो n2 यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, और इन्फिनिटी भी। आपने सिर्फ ये 3 वैल्यूज के साथ ही है, आप तीसरे के बाद चौथा भी पुट कर सकते हैं, पांचवा भी पुट कर सकते हैं, उसने 7-8 वैल्यू लिखे हैं, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। चलें बहरहाल हम लोग सिर्फ यही 2 करेंगे जो आपके बुक वाले ने किया हुआ, कि अगर n1 पहला है लेमन सीरीज में, तो n2 जो है वो दूसरा हो सकता है 2। मैं 2 वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, यानी n1 की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 1, और n2 की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 2। अब इस सारी वैल्यूज को सॉल्व करके जब ये कैलकुलेटर की मदद से मैं सॉल्व करूंगा, मेरे पास वेव नंबर कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला आता है। इसी तरह जब n1 1 हो, यानी लेमन सीरीज में, तो n1 तो मैंने आपको बताया फिक्स हो गया, 1 नहीं होगा। n2 जो है फर्ज करें तीसरा ऑर्बिट है, तो तीसरा यानी n2 की जगह पे 3 पुट करेंगे, तो ये वेव नंबर आ गया। फिर इसी तरह इन्फिनिटी पे जब चला गया, तो ये वेव नंबर आ गया। देखो जैसे जैसे हम एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, वेव नंबर भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और अब आगे आइए, लिमिटिंग लाइन इज डेवलप्ड when electron jumps from infinite orbit to n1, यानी खास लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, रंग प्रोड्यूस होते हैं जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी मतलब न्यूक्लियस के असर से बाहर से जंप करके किधर आता है, n1 पे। ठीक है, इसी तरह द वेव
अब जो लाइन इंफिनिटी से जब n1 पे आएगा तो जो स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होंगी उनको लिमिटिंग लाइन कहते हैं, जो कलर प्रोड्यूस होंगे उनको लिमिटिंग लाइन कहते हैं। ये स्पेक्ट्रल टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक टर्म है ये। द वैल्यू ऑफ ऑल दीज वेव नंबर्स lie in UV region, ultraviolet region, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है। इट मीन दैट when electron of hydrogen falls from all the higher possible higher levels to n1, then the photon of radiation emitted, जो फोटोन ऑफ रेडिएशन पैदा होता है, लाई इन द रेंज ऑफ यूवी रीजन, यानी हाई एनर्जी रीजन में फॉल करता है, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है। अब इसी तरह बाल्मर सीरीज का भी वेव नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बड़ा आसान है। बाल्मर सीरीज में आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से किधर आते हैं, दूसरे पे आते हैं। इसका मतलब है n1 तो सभी में 2 हो गया, और n2 जो है 3, 4, 5 और इंफिनिटी, ये सारी वैल्यूज पुट करके आप यहाँ पे ये सारे वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें भी जो लिमिटिंग लाइंस है वो कौन सी होंगी, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इंफिनिटी टू n1 इज इक्वल टू 2 पे, यानी जब लामहदूद फासले से न्यूक्लियस के असर से बाहर से किधर आ रहा है, दूसरे ऑर्बिट में आ रहा है। तो द लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज लाई इन यूवी रीजन व्हाइल अदर फॉल्स इन विजिबल रीजन। बाल्मर सीरीज में बाकी सारी विजिबल, आपने पहले पढ़ा भी हुआ था कि लेमन अल्ट्रावायलेट में है, बाल्मर विजिबल में है, बाकी सारी इंफ्रारेड में है। लेकिन यहाँ पे जो आखिरी लाइन है इसमें एनर्जी का गैप इतना ज्यादा होता है कि हम इसको यूवी रीजन में देखते हैं और बाकियों को हम विजिबल रीजन में देखते हैं, ठीक है। और सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ लाइन, पार्शियल सीरीज के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब n1 जो है वो 3 होगा, ब्रैकेट जब n1 का होगा 4 होगा, और परफॉर्म जब n1 जो है वो क्या होगा 5 होगा, बाकी n2 जो है इनसे ऊपर वाले होंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से बाकियों के भी वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल से फॉर्मूला से, जस्ट आपने क्या लिखनी है, n1 और n2 की वैल्यूज लिखनी है और आप वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मैंने आपको बताया था ना, वो टेबल जो है दो इससे 2 पेज पहले पे इसमें बल्कि तीसरे ये, तो देखो ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ये इसी फॉर्मूला की मदद से, जो भी मैंने किया है इस फॉर्मूला की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ये वाला, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने दें, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल पढ़ेंगे, और फिर उसके साथ हम अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा एक्सरे, हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे वेव पार्टिकल, वेव ने पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी डुअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर वेव भी है और पार्टिकल भी है, इसको साबित करना है। और इसके लिए पूरा एक मेथड है, वो इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ से यहाँ तक कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा, और फिर आगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल शायद नहीं है आपके सिलेबस में, देख लेंगे कहाँ तक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।